हमारे साथी हैं अनुराग। अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा याद करते हुए वो बताते हैं कि छठी क्लास में वो थे, तब की बात है। जुलाई महीने के शुरुआती दिन थे और तब एडमिशन आज की तरह मार्च अप्रैल में नहीं बल्कि जुलाई में ही होते थे। नए सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लुभाने के लिए अक्सर स्कूल में हाथ की कलाकारियाँ करने वाले जादूगर टाइप लोग आते थे। वो पहले हाथ की सफाई से रंग बिरंगे कागज़ के फूल और झालरें बनाते, फिर वो खाली हाथ दिखाकर कुछ बुदबुदाते हुए अपनी कलाइयों को घुमाते और रुमाल पे रुमाल निकालने लगते। हम भौचक्के रह जाते, खुद ब खुद तालियां बजने लगती। इस किस्से से एक तो उसका क्राफ्टिंग का सामान बिकता, लेकिन उस तरह से कागज़ के फूल मुझसे कभी नहीं बने। जब अनुराग बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनसे कभी वो फूल नहीं बने। हाँ, इसको शाम को मोहल्ले के दोस्तों को जब बताते थे तो 5 में से 2 ने उनके स्कूल में एडमिशन ज़रूर ले लिया, सिर्फ वो कलाकारियाँ देखने के लिए और इस चाह में कि शायद हम भी सीख लें। अब ज़रा एक और किस्सा सुनिए। एक इवेंट है, गणमान्य लोग मंच पर बैठे हैं। एक व्यक्ति जो किसी बाबा के भेष में है, किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मानित करते हुए ट्रॉफी देते हैं और हाथ की सफाई या जैसा हमें बचपन में लगता था जादू से एक गले का चेन निकालते हैं, कथित जादू से, और उसे पहना देते हैं। लोग भौचक्के, तालियां बजने लगी, लोग अपने आस पड़ोस में उनके किस्से बताने लगे, लोग जुड़ने लगे, कारवां बनने लगा। पहले केस में प्रोग्राम होने के बाद कोट अनकोट जादू वाले अंकल इसका तरीका बताते हैं, लेकिन दूसरे सिनेरियो में बाबा अपनी कला को जगजाहिर नहीं करते बल्कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद बताते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से रूबरू कराने वाला हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सत्य साईं बाबा की। आज़ादी के पहले के दौर में मद्रास के गांव पुट्टापार्थी, ये जगह आज आंध्र प्रदेश में पड़ती है, वहाँ पर ईश्वरमा और पेड्डा वेंकामा राजू रत्नाकरम के घर 23 नवंबर 1926 को जन्मे चौथे बच्चे का नाम पड़ा सत्यनारायण। उन्हीं के संगठन के हवाले से प्राप्त जानकारियों के मुताबिक सत्यनारायण को 14 साल की ही उम्र से इलाके के लोग गुरु या ब्रह्मज्ञानी के नाम से बुलाने लगे। 1940 में सत्यनारायण ने खुद के साईं होने की घोषणा की। 1950 में उनके अनुयायियों ने प्रशांति नियलम नाम से पुट्टापार्थी में ही उनका पहला आश्रम बनवाया। साई की प्रसिद्धि ऐसे बढ़ी कि 1995 में सत्य साई के 70वें जन्मदिन पर इस छोटे से आश्रम का फैलाव 10,000 वर्ग गज में हो चुका था। हजारों विदेशियों समेत तकरीबन 10 लाख लोगों के साथ इस जलसे में शुमार हुए। उस समय के भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा इसमें विशिष्ट अतिथि रहे। महामहिम ने भी श्री सत्य साई पेयजल योजना को लोगों को समर्पित किया, जिसे अनंतपुर, ये आज आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के गांवों में पीने लायक पानी पहुँचाने के लिए बनाया गया था और इसका खर्च सत्य साई के ट्रस्ट ने उठाया था। इसके 4 साल पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव भी सत्य साई के इसी आश्रम में आ चुके थे। के राजेश्वर राव, जो हैदराबाद के नवाब के जागीरदारों में से एक डोंगकोंडा परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और लंबे समय तक सत्य साई के प्रचार में शामिल रहे, वो सत्य साई के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां देते हैं। राव अपने किशोर दिनों के एक कथित करिश्मे का दावा करते हुए बताते हैं, मैं एथलेटिक्स और खेलों में स्कूल में अच्छा था, लेकिन एक दिन वॉल्ट जंपिंग करते वक्त मेरे पेट में भयानक दर्द उठा। आराम नहीं मिलने पर माँ के साथ में मद्रास के समीप वेल्लोर अस्पताल जाने का मैंने तय किया। हमें जब पता चला कि साईं भी मद्रास में ही हैं तो हम उनके दर्शन को गए। उन्होंने कहीं और ठहरने के लिए हमें डांट लगाई और गाड़ी भेजकर सामान सहित हमें बुला लिया। 2 दिन गुजर गए। मैं खुश था कि स्वामी के साथ हूँ, लेकिन दर्द असहनीय होता जा रहा था। तीसरे दिन स्वामी ने मुझे ऊपर बुलाया और शर्ट बनियान उतार कर उनके समीप आने को कहा। उन्होंने अपना हाथ घुमाया और एक पतला फ्लैट सोने का ब्लेड उनके हाथ में था। उन्होंने कहा, घबराओ मत, ऊपर देखो। इसके बाद वो ब्लेड उन्होंने मेरी नाभि में ढकेल दिया। ब्लेड आर पार हो गया, दर्द गायब, एक भी बूंद खून नहीं। कुछ देर के लिए मुझे अजीब से सेंसेशन रहे, लेकिन रात तक मैं पूरी तरह स्वस्थ और अच्छा हो गया। बाबा महान है। इस तरह की कई किंवदंतियाँ, कई दावे जिनकी सत्यता का प्रमाण नहीं था, ये लोगों की अपनी अपनी उस समय की मान्यताएं थी जो उन्होंने महसूस किया या दावा किया। वो शुरुआत से सत्य साई की शोहरत में
हिस्से में, किस्से में बनती गई, जुड़ते गए इस तरह के दावे। उनके संदेश, सभी से प्रेम, सभी की सेवा के तहत हुए परोपकारी कार्यों को लेकर उनकी प्रशंसा हुई। तो उनके कोट अनकोट जादुई कारनामे, कथित जादुई कारनामे अक्सर अखबारों की खबरों से लेकर आम जनता के बीच कौतूहल का कारण भी बने। सबसे शुरुआती आलोचना कोझिकोड यानी केरल के कोझिकोड से ताल्लुक रखने वाले बासव प्रेमानंद के तरफ से 70 के दशक में आई। दरअसल बासव थियोसॉफिकल समाज की सह संस्थापक मैडम बलावात्सी से बहुत प्रभावित थे। जैसा कि जिस कहानी का राव ने दावा किया, उस कहानी में भी हमने सुना कि साईं ने सोने की ब्लेड से उनका दर्द ठीक किया था। इसी के चलते स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 के तहत बिना किसी नियंत्रक, बिना किसी विनियामक के हवा में सोने की वस्तुएं बनाने के आरोप में साईं को फिर घेरा गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लेकिन इस केस की रिट ही खारिज हो गई। एक किस्सा बहुत चर्चित है इसी बीच। जब जादूगर पीसी सरकार जूनियर सत्य साई से नहीं मिल पा रहे थे तो उन्होंने साल 1975 में एक अमीर बंगाली व्यापारी के रूप में साई से मुलाकात की। इस मुलाकात में साई ने समय भी दिया, प्रसाद भी। यही वो घटना हुई जिसमें सौंदेश के रसगुल्ले में बदलने की हाथ की सफाई को सरकार भाप गए। इसके बाद कुछ यूँ हुआ कि सरकार से साई चिढ़ गए और उन्हें प्रांगण से बाहर निकाल दिया गया। पीसी सरकार ने इसी बाबत साई को औसत दर्जे का हाथ सफाई करने वाला, हाथों की सफाई दिखाने वाला व्यक्ति कहा, जो जादू के जरिए लोगों को भ्रमित किया करता है। हालांकि सत्य साई के परोपकारी कार्यों की सरकार ने सराहना की थी। पीसी सरकार ने सत्य साई के निधन पर कहा, मैंने हमेशा कहा है कि हाथ की सफाई के अतिरिक्त बाबा के अन्य कार्यों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने विकास के तमाम कार्य करवाए। के.एम. काव, पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ, सत्य साई के बारे में अपनी पुस्तक एन आउटसाइडर एवरीवेयर में लिखते हैं, सत्य साई ने मेरी माँ को एक घड़ी भेंट की थी जो साल भर चली, फिर एक दिन बंद हो गई। उस पर किसी निर्माता या कंपनी का नाम नहीं था। जब उसे मिस्त्री से ठीक करवाने के लिए खुलवाया तो मिस्त्री ने पूछा कि साहब ये चलती भी थी? इसमें तो पीछे मशीन ही नहीं है। ये दावा काव का था। लेकिन उस जादू में हाथ की सफाई होने की पोल खुली जब नरसिम्हा राव की मौजूदगी में बाबा की हाथ की सफाई रिकॉर्ड हो गई। 1992 में हैदराबाद में नरसिम्हा राव की मौजूदगी में सत्य साई ने सामुदायिक हॉल के उद्घाटन समारोह में हॉल के वास्तुकार को ट्रॉफी सौंपी और हाथ की सफाई से एक चेन भी उसके गले में पहना दी। लेकिन दूरदर्शन के इंस्टॉल्ड कैमरे में सत्य साई के एक सहायक के हाथों उस चैन को ट्रॉफी की आड़ में लेते नजर आया, ऐसा कैमरे में दिखा। डेक्कन क्रॉनिकल की तस्दीक से पता चला कि हैदराबाद दूरदर्शन के अप्पा राव के कहने पर सभी टेप्स चला दिए गए, लेकिन कई चैनल्स ने इसे कायदे से जूम करके स्लो मोशन में चलाया। इसके बाद बीबीसी की 2004 में आई डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट स्वामी में भी सत्य साई के चमत्कारों को छलावा बताया गया। एक अन्य लेखक में पत्रकार विशाल अरोड़ा ने इसे लैंड ऑफ इल्यूजन कहा। ये वो आरोप थे जो फिर भी मोरालिटी के परिधि के भीतर थे। सत्य साई पर कुछ आरोप इतने गंभीर किस्म के थे कि वो गहरे संशय के दायरे में आते गए और गॉड मैन वर्सेस कॉन मैन की छवि बनती गई। अमेरिकन अल राहम ने 1974 में सत्य साई के द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले को 2001 में उठाया था। जून 1993 में प्रशांति निलयम में हुए हमले में हत्याओं के मामले में भी केस को आत्मरक्षा के नाम पर हल कर दिया गया था। आज सत्य साई के लाखों भक्त मौजूद हैं जो उनके निधन के 1.5 दशक बाद भी पुट्टापार्थी से जुड़े हुए हैं। ध्यान रहे, आस्था व्यक्तिगत विषय है, लेकिन इसके परिणाम सामाजिक होते हैं। सत्य साई के मुद्दे पर हमने आज आपसे बात की। सत्य साई के अनुयायी क्या मानते हैं, आलोचक क्या मानते हैं, उन पर आरोप क्या लगे, उनका जो कथित जादू था, जो उनके अनुयायियों के दावे थे कि इस तरह के जादू वो मंच से लोगों के सामने करते थे, उसको लेकर क्या भिन्न भिन्न मत रहे, कब वो जादू एक्सपोज तक हुआ, ये सारी चीज़ें जोड़ बटोर कर हमने आपके सामने रखी। अनुराग के माध्यम से यह एपिसोड तारीख का अनुराग ने लिखा है। आगे फिर आपसे तारीख में किसी नए मुद्दे पर, इतिहास के किसी पुराने पन्ने पर मुलाकात होगी, बात होगी। अपना ख्याल रखिए। लर्न टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।